हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं बना चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, मैंने जो है प्लेलिस्ट बना की है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, सॉरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो आप उसमें से भी जाके इसको देख सकते हैं। अब आज के पार्ट में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं दो चीज़ें। पहली चीज़ जो बच्चों हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी इंडस्ट्रीज़, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 1950 से लेके 1990 तक जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब उद्योग जो थे, उनसे रिलेटेड हमारी पॉलिसीज़ क्या थी और हमारी इंडस्ट्रीज़ का रोल क्या होता है। तो ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपके फॉरेन ट्रेड या ट्रेड पॉलिसी। तो ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ये दो चीज़ें डिस्कस करके बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको प्लानिंग के बारे में बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर के बारे में बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग के बारे में बता चुका हूँ, जो कि मैंने पिछले पार्ट्स में मैंने आपको बताए थे। तो आज बच्चों हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। तो जब आप क्या करते हैं, जब आप कुछ फर्मों का एक ग्रुप बनाते हैं जो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है किसी खास तरह की वस्तु या किसी खास तरह की सेवा का निर्माण करती है, तो उसे हम कहते हैं उद्योग या इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है बच्चों, आपको पता होगा। एक प्राइमरी इंडस्ट्री होती है आपकी, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है और तीसरी होती है टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्री। तो अब हम आज की क्लास में सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि भाई हमारी जो इकॉनमी है या किसी भी देश की कोई इकॉनमी जो होती है उसमें इंडस्ट्रीज़ का रोल क्या होता है, वट इम्पोर्टेंस क्या होती है इंडस्ट्रीज़ की। तो भाई इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब आप देखते हैं कि भाई जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो उद्योग होते हैं, किसी भी इकोनॉमी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार दिलाने का एक प्रमुख स्रोत, एक मेन सोर्स होते हैं। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्री से होता है। ये कैसे होता है भाई, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रॉ मटेरियल मिलता है, मान लीजिए गन्ना उद्योग है, उसका रॉ मटेरियल जो है वो चीनी उद्योग इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, जो इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उन सब का भी प्रोडक्शन जो है वो जो है आपका इंडस्ट्रीज़ ही करती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ एक तरह से एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती हैं। तीसरा भाई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारे कृषि उत्पाद होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुगर केन हो गया, ठीक है, या फिर टेक्सटाइल हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। इन सारी चीज़ों को जो है इंडस्ट्रीज़ ही इस्तेमाल करती हैं। तो अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होगी तो हमारे इकॉनमी में या हमारे नेचर में मिलने वाला जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको हम ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चौथा पॉइंट प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारी जो इकॉनमी है, हमारा जो देश है, आपको पता है कि हमारी कंट्री में वर्क फोर्स कितनी ज़्यादा है, काम करने वाले लोग कितने ज़्यादा हैं। तो अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं होगी तो इन लोगों का जो वर्क फोर्स है, मतलब इनका जो कार्यबल है, उसका हम पूरी तरह से यूटिलाइजेशन उपयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज जो होती है वो एक तरह से जो वर्क फोर्स होती है, जो लेबर फोर्स होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने में जो है यूज़फुल होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, मतलब अगर देश में इनकम बढ़ानी है लोगों की या हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है उनको डेवलप करें। तो एक तरह से हमारी नेशनल इनकम और ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए भी जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो होती है, उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद की ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब कहने का बच्चों ये हुआ कि भाई हमारे बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, औद्योगिक उत्पाद, जिनको हम दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं हुई तो हमारे जो है निर्यात भी कम हो जाएंगे। तो हमारे एक्सपोर्ट जो है उनको बढ़ाने के लिए भी इंडस्ट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद 7वां पॉइंट बच्चों है आपका
लैंड लीड्स टू सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट। मतलब कहने का ये कि भाई अगर हमारे पास उद्योग नहीं हुए तो उससे हमारी जो डेवलपमेंट है उसको धक्का लगेगा, हम इन जो है उस तरह से डेवलप नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हम मतलब हमको करना चाहिए। तो हमारी जो सेल्फ सस्टेन डेवलपमेंट होती है, मतलब खुद से जो डेवलपमेंट होती है, उसके लिए इंडस्ट्रीज़ ज़रूरी है। और 8वां पॉइंट है बच्चों आपका, वो है प्रमोशन ऑफ रीजनल बैलेंसेस। मतलब उद्योग जो होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे कुछ पिछड़े क्षेत्र जो हैं या फिर हमारा जो देश है उसमें जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके इक्वल डेवलपमेंट के लिए भी यूज़फुल होती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई हमारी जो कंट्री है या हमारी जो इकॉनमी है उसमें उद्योग जो है वो ज़रूरी क्यों है, उनका एक इम्पोर्टेंस क्यों है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको साथ साथ कॉपी पे जो है वो नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि नोट करने से आपके जो है साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे। और जैसा कि मेरे को लग रहा है कि भाई अगर लॉकडाउन आपका ख़त्म होता है तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत तेज़ी से चला जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए बाद में टाइम कम रहेगा, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अभी अपने नोट्स तैयार करते रहें, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आई होगी। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमने क्या करा, हमने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलप करी, मतलब हमने एक औद्योगिक नीति बनाई 1956 में। अब जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी, जो हमने 1956 में बनाई थी, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बच्चों हमने जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करा। हमने जो अपने उद्योग थे उनका 3 हिस्सों में हमने वर्गीकरण कर दिया। सबसे पहली कैटेगरी में तो हमने 17 उद्योगों को रखा, 17 इंडस्ट्रीज़ को रखा। ऐसी 17 इंडस्ट्रीज़ जिन पे पूरी तरह से जो ओनरशिप होगी, जो उनका मालिकाना हक होगा, वो गवर्नमेंट के पास होगा। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहेंगे। मतलब इस 17 उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर जो है वो रन नहीं कर पाएगा, मतलब निजी क्षेत्र उनको नहीं चला पाएगा। इनको पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट ही रन करेगी। तो ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी। उसके बाद बच्चों हमने क्या करा, दूसरी कैटेगरी में 12 इंडस्ट्रीज़ को रखा। 12 इंडस्ट्रीज़ में ऐसे इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जिसमें ओनरशिप प्राइवेट तो होगी, लेकिन प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट भी होगी। मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट से इसमें हेल्प ले सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया सेकंड। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो बच्चों हमने रखी, कैटेगरी सी, उसमें हमने उन इंडस्ट्रीज़ को रखा जो कि पूरी तरह से जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए खुली रखी जाएगी। मतलब वो प्राइवेट सेक्टर भी चला सकता है या पब्लिक सेक्टर भी चला सकता है। तो ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि भाई 1956 में हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, हमारी जो औद्योगिक नीति बनाई गई, उसमें इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में रखा गया। पहली कैटेगरी में 17 इंडस्ट्रीज़, दूसरी कैटेगरी में 12 इंडस्ट्रीज़ और तीसरी कैटेगरी में बाकी जो बची हुई इंडस्ट्रीज़ है वो। तो ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की पहली फीचर थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं सेकंड फीचर की, ठीक है। तो सेकंड फीचर जो है वो है लाइसेंसिंग से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो हमने उस समय पे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई, तो हमने ये डिसाइड करा कि भाई हम जो उद्योगों को खोलने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अगर परमिशन देते हैं तो उसके लिए पहले प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा। प्राइवेट सेक्टर वाज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। तो हमने क्या करा, हमने एक सिस्टम डेवलप करा जिसमें हमने डिसाइड करा कि भाई अगर प्राइवेट सेक्टर में आप इंडस्ट्रीज़ खोलना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई आप जो है वो सरकार से पहले इसका एक लाइसेंस लें, अदरवाइज़ आप इंडस्ट्रीज स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी दूसरी फीचर। इसके बाद बच्चों चलते हैं तीसरी फीचर पे। तीसरा फीचर है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। मतलब हमने जो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई, तो हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इस चीज़ को ध्यान में रखा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दें, क्योंकि उस समय पे हमारे यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ थे वो कम थे। तो हम ये चाहते थे कि भाई जो रूरल एरियाज़ में छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तेज़ी के साथ हो सके। ओके, अब आता है आपका बच्चों चौथा फीचर। चौथा फीचर क्या कहता है, एम्फसिस ऑन इंडस्ट्रियल प्लेसेस। मतलब हमने क्या करा, हमने बहुत सारे जो है
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनको बनाने पे फोकस करा। मतलब हमने ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण को बढ़ावा दिया जहाँ पे उद्योगों की स्थापना करना, उनको एस्टैब्लिश करना और उद्योगों को चलाना, मतलब उनको ऑपरेट करना आसान हो। ठीक है। और उसके बाद पांचवा जो फीचर था बच्चों वो है टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में ख़ास तौर पे जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उन क्षेत्रों में काम करने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जो उद्यमी हैं, उनके टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, उनकी तकनीकी शिक्षा से संबंधित बहुत सारे हमने कार्यक्रम चलाए जिससे कि उनको तकनीकी रूप से हम मजबूत बना सकें। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। मतलब पब्लिक सेक्टर का जो हमारी इकोनॉमी है उसमें क्या रोल है। तो सबसे पहले तो आपको पब्लिक सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए बच्चों कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है। तो मेनली मैंने आपको बताया कि भाई हमारे यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं, है ना, हमने उनको दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब वो सेक्टर होता है जिसमें जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। तो अब हमारी इकॉनमी में जब हमने 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई तो उसमें हमने क्या करा, पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में। जो बड़े उद्योग थे वो सारे हमने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखे। ठीक है। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है। उस समय पे जो है प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट थे वो नहीं हो पा रहे थे, तो हमने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा वैल्यू दी। तो पब्लिक सेक्टर का बच्चों रोल क्या था? सबसे पहला तो था भाई क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। हमने जो है भारी उद्योग जो थे वो हमने रिजर्व रखे, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए, ताकि एक इंडस्ट्रियल बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस मतलब औद्योगिक आधार हमारा तैयार हो सके। उसके बाद हमने क्या करा, हमने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी ताकि जो हमारा जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एक आधारिक संरचना हमारी उद्योगों से जुड़ी हुई जो है उसको डेवलप किया जा सके। उसके बाद हमने देखा कि भाई आपका जो पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ थी उनको बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद टू मोबिलाइज सेविंग्स एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। कहने का मतलब ये कि जो भाई सेविंग्स है, लोगों की जो बचत है, उनको निवेश जो है निवेश क्षेत्र में लाया जाए ताकि जो क्या कहते हैं लोगों की बचत है वो निवेश में कन्वर्ट हो जाए, उनकी जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो तेज़ी से बढ़ सके। पांचवा जो रोल है पब्लिक सेक्टर का वो क्या है? प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को ही ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाएं, और अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में ये होगा कि भाई वो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि भाई प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली क्रिएट हो, इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर है उसका एक रोल ये भी रहता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को इतना ज़्यादा जो है बड़ा ना होने दिया जाए कि उसका अनफेयर एडवांटेज वो बाद में उठाने लगे। ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट, टू प्रमोट इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पब्लिक सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि भाई जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो और जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इस तरह से हो कि इक्वालिटी क्रिएट हो सके। मतलब आपकी जो आय और संपत्ति है उसका लोगों के बीच में बंटवारा इस तरह से हो कि भाई आर्थिक समानता बनी रहे, आर्थिक असमानता कम से कम हो। और उसके बाद सातवां पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पब्लिक सेक्टर जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जो रेलवे है वो भी एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और रेलवे जो है लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है बच्चों वो है आपका प्रमोटिंग द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को हमको बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े और हम उन चीज़ों का उत्पादन देश की घरेलू सीमा के अंदर ही कर ले। अब बच्चों हम चलते हैं ख़ास तरह के इंडस्ट्रीज़ पे जिसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बच्चों आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? जिन्हें हम कहते हैं लघु स्तर के उद्योग।
अगर किसी उद्योग में निवेश की सीमा 1 करोड़ से कम हो तो उसे हम लघु उद्योग की श्रेणी में लेकर आते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो रोल है बच्चों, वो बेसिकली रोल तो वही है जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ का होता है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ होते हैं, मतलब जो आपके ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ पर उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। उसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है। ओके, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी हम जो है सीधा सीधा पढ़ेंगे कि भाई इसका रोल क्या है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स ही बताऊँगा, क्योंकि आई थिंक आप पॉइंट्स को सिर्फ रीड आउट करके ही समझ जाएंगे। जैसा भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसमें हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये लोगों को जो है स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है। इसमें लेस कैपिटल चाहिए, मतलब कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो लोगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश करने में आसानी होती है। उसके बाद जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारे इंपोर्ट को कम करती है, देन हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाती है। हम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमारी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है, आय के समान वितरण को बढ़ावा देती है। इसके साथ साथ आपका 7वां पॉइंट बता रखा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इस चीज़ को जो है इंश्योर करते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज सिर्फ एक जगह पे ना लगें, इंडस्ट्रीज़ अलग अलग जगह पे, बहुत सारी जगह पे लग जाए, जिससे इंडस्ट्रीज़ जो है उनका विकेंद्रीकरण हो जाए और सेंट्रलाइजेशन जो है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 8वां पॉइंट देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, सीड ब्रेड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। मतलब जो छोटे उद्योग हैं वो बड़े उद्योगों के लिए जो है एक तरह के जो है सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, एक तरह के सहायक की तरह से काम करते हैं। और 9th पॉइंट है सब्सटेंसिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो जो है रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को भी इंश्योर करती है। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मतलब छोटे उद्योगों की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चों आपकी है, मेन प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, वो है आपकी प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। मतलब भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है उनकी सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो पैसों की होती है। हालांकि इन उद्योगों में पैसे कम लगते हैं, लेकिन फिर भी जो क्या कहते हैं, इन उद्योगों को चलाने वाले जो होते हैं उनके पास फाइनेंस के रिसोर्सेज कम होते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। इन इंडस्ट्रीज़ के पास रॉ मटेरियल उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होते जितने किसी बड़ी इंडस्ट्री के पास होते हैं। तीसरा, डिफ़िकल्टी इन मार्केटिंग। मतलब इन उद्योगों को जो ये सामान बना लेते हैं उसको बेचने में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी बाज़ार नहीं मिल पाता। उसके बाद चौथा पॉइंट है आउटडेटेड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो ये जो उद्योग मशीन और इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, ये मशीन्स और इक्विपमेंट जो होते हैं वो पुराने होते हैं, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी होती है। इसीलिए ये उद्योग जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका नहीं कर सकते, तो इनके पास मशीनें अक्सर हम देखते हैं कि पुरानी होती है। उसके बाद अंडर यूटिलाइज्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये उद्योग जो हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को एक्सपोर्ट नहीं कर पाती जितनी ज़्यादा मात्रा में इनको वस्तुओं और सेवाओं को एक्सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट है बच्चों आपका ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। मतलब इनको बहुत सारे सरकारी प्रशासनिक तंत्रों से जुड़ी हुई समस्या का भी सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को उतनी हेल्प नहीं मिल पाती जितनी हेल्प इनको गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपका बच्चों है वो है कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। मतलब जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको 7 पॉइंट बताए बच्चों, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं इनके कौन कौन से प्रमुख समस्याएं होती है। तो अब ये मैंने आपको बताया सारा इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ का रोल क्या होता है। उसके बाद हमने जो 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्लाई करी तो उसकी कौन कौन सी फीचर्स थी। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का रोल अलग से, और उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो ये बच्चों आपका तीसरा पार्ट था। इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसीलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा।
और इस चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए, इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए मैं एक चौथा पार्ट भी बनाऊंगा। हालांकि मैंने सोचा था कि इसी पार्ट में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन वीडियो की लेंथ फिर लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी वीडियो की लेंथ इतनी लंबी हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक चौथा पार्ट भी बनाएंगे जिसमें मैं आपको जो है ट्रेड पॉलिसी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। हालाँकि वो पार्ट की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, तो हम उसको चौथे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें। थैंक यू।